Assalamu alaikum to all of you. This is me Irfan Hussain and you are watching the YouTube channel Nursing with M Ismail Tutorial. गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जेनेरिक BSN सेमेस्टर 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट वाइटल साइंस की सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर फ़र्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको वाइटल साइंस से रिलेटेड जितने भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ और पूरी लेक्चर आपको समझ में आ जाए। गाइस, हमने अपनी फ़र्स्ट पार्ट में मैक्सिमम जो मेजॉरिटी जो ऑब्जेक्टिव्स था वो हमने कवर किया था, जिसमें वाइटल साइंस के जो कंपोनेंट थे वो फीवर और उससे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स को आपने कवर किया था। आज हम यहीं से पल्स से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, पल्स क्या चीज़ होती है? पल्स अगर आप इसको सिंपल वर्ड में देखा जाए तो इसको आप उर्दू वर्ड में अगर देखा जाए तो वो नब्ज़ भी बोल सकते हैं। पल्स एक ऐसी मेजरमेंट होती है जो कि आपकी हार्ट रेट को, हार्ट एक मिनट में कितनी दफ़ा वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं, इसी की मेजरमेंट को आप क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। तो पल्स इज़ द रेट इज़ अ मेजरमेंट of the heart rate or the number of times the heart beats per minute as the heart pushes blood through the arteries. The arteries expand and contract with the flow of the blood. पल्स क्या चीज़ है? पल्स एक ऐसी मेजरमेंट है जिसमें आपकी हार्ट रेट को आप मेजर करते हैं। आप कितनी एक मिनट के अंदर कितनी दफ़ा आपका हार्ट बीट कर रहे हैं। बीट्स मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। जब हार्ट कंट्रैक्ट होते हैं, आपकी आर्टरीज में ब्लड पुशिस करते हैं और पूरे सेल्स तक आपकी ब्लड पहुंच जाते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो आपकी सेल्स तक पहुंच जाते हैं। उसको आप बोलते हैं बीट्स, यानी कि एक मिनट के अंदर कितनी दफ़ा हार्ट बीट कर रहे हैं। एज द हार्ट पुशिस, जब हार्ट पुशिस करते हैं ब्लड को आर्टरीज़ के थ्रू, तो आर्टरीज़ क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं या कंट्रैक्ट होते हैं ब्लड की फ़्लो के साथ। इसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। द नॉर्मल पल्स फॉर हेल्दी एडल्ट्स रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। The pulse rate may fluctuate and increase with exercise, illness, injury and emotions. Guys, बता रहे हैं कि नॉर्मल जो पल्स रेट होता है एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन के अंदर, उसका रेंज आपको कितना बता रहे? 60 से 100 बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर एक हेल्दी एडल्ट के अंदर 60 से 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से आपका हार्ट बीट करता है। द पल्स रेट में फ्लक्चुएट एंड इंक्रीज विथ एक्सरसाइज। आपका पल्स रेट जो है वो आपकी एक्सरसाइज के साथ इंक्रीज होती है या फ्लक्चुएट करते हैं। आपकी इलनेस के साथ फ्लक्चुएट भी करते हैं या वो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। इंजरी के साथ, इमोशंस के साथ आपका पल्स फ्लक्चुएट करते हैं या इंक्रीज होते हैं। अब हम बात करते हैं जी, पल्स को आप कहाँ कहाँ से फील कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपकी बॉडी के कौन कौन सी जो साइट्स होते हैं जहाँ से आप अपनी पल्स को, अपनी पेशेंट की पल्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। तो कॉमन 9 साइट्स होते हैं जो कि आपका टेम्पोरल आते हैं। टेम्पोरल जो आर्टरी होते हैं, यहाँ से आप पल्स रेट को या पल्स को आप फील कर सकते हैं। ये कैरोटिड आर्टरी जो कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से ऊपर की ब्रेन की तरफ हार्ट को सप्लाई कर रहे होते हैं, ये भी एक मेजर आर्टरी हैं जो कि ब्रेन सेल्स तक या हेड की तरफ बहुत ही यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ से भी आप अपनी कैरोटिड से आप पल्स को फील कर सकते हैं। एपिकल पल्स जो कि आप
इस तरफ से मतलब जहाँ पर हार्ट की जो लोकेशन हो, रिब्स फिफ्थ से आई थिंक फिफ्थ से मोस्टली आप फिफ्थ जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, यहाँ से आप अपनी एपिकल पल्स को आप फील कर सकते हैं। ब्रेकियल आर्टरी के जो थ्रू आप, जो कि एल्बो जॉइंट के बिल्कुल ही बीच में होते हैं, यहाँ से भी आप अपनी पल्स को फील कर सकते हैं। रेडियल पल्स, रेडियल आर्टरी जहाँ से रेडियस की तरफ जो आर्टरी होते हैं, मेन आर्टरी जो कि रेडियस बोन की तरफ है, इसलिए इसको रेडियल पल्स कहा जाता है। यहाँ से भी आप पल्स को फील कर सकते हैं। फेमरल आर्टरी से भी आप फील कर सकते हैं। पॉप्लिटियल जो कि नी जॉइंट के बिल्कुल ही पोस्टीरियर होते, बिहाइंड होते, यहाँ से भी आप पल्स को फील कर सकते हैं। और डॉर्सलिस पेडियस जो कि फीट के ऊपर होते हैं, और पोस्टीरियर टीबियल जो कि टीबियल बोन के बिल्कुल ही पोस्टीरियर होते हैं, जहाँ से भी आप अपनी पल्स को फील कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेम्पोरल पल्स, कैरोटिड पल्स, एपिकल पल्स, कहाँ कब आप अपनी टेम्पोरल पल्स को फील करते हैं, कब कैरोटिड आर्टरी से फील करते हैं, कब एपिकल पल्स से, ये चीज़ें आपको आगे आएंगे। तो ब्रेकियल पल्स से भी आप फील कर सकते हैं, रेडियल से, फेमरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबिया एंड डॉर्सलिस पेडियस, ये चीज़ें आपको याद होना बहुत ही लाजमी होता है, कहाँ कहाँ से आप अपनी पल्स को फील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि आपकी पल्स रेट पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइज आते हैं। शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका जो पल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम बहुत ही शॉर्ट टाइम में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त उस शॉर्ट टाइम में आपका जो आपके बॉडी के सेल्स को क्या होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त इसी वजह से क्या होता है, आपका हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करते हैं आपकी आर्टरी के थ्रू सेल्स तक, तो उस डिमांड बढ़ जाती है। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में आपका जो पल्स होते हैं शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज में बढ़ जाते हैं। ज्यों आप उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं, आपकी जो सेल्स की जो डिमांड है वो फुलफ़िल होते जाते हैं, तो इसकी वजह से आपका पल्स रेट दोबारा से अपनी एक नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। एज भी इफ़ेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एज, जो एज बढ़ती जाती है और उसी हिसाब से और आपका पल्स रेट जो है वो वेरी करते हैं। हेमरेज से भी होते हैं, हेमरेज भी इफ़ेक्ट करते हैं। हेमरेज मतलब लॉस ऑफ ब्लड, इंक्रीज पल्स रेट, क्योंकि जब बॉडी के अंदर से ब्लड लॉस हो जाते हैं तो आपका ब्लड वॉल्यूम क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो अल्टीमेटली कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हार्ट को क्या करना पड़ता है, ब्लड की वॉल्यूम कम होने की वजह से हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स तक पुश करने की, यानी कि उसको नीड होती है। तो इसकी वजह से आपका पल्स रेट हेमरेज की वजह से बढ़ जाता है। सेक्स भी आप डिपेंड करते हैं फीमेल और मेल में। फीमेल है स्लाइटली इंक्रीज पल्स रेट एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होते हैं वो थोड़ी सी कम होती है और मेल के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। फ़ीमेल के अंदर 4.5 लीटर यहाँ अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर होते हैं, लेकिन एक हेल्दी एडल्ट मेल के अंदर 5 लीटर तक ब्लड होते हैं। तो इसकी वजह से वॉल्यूम पी की वजह से इसकी पल्स रेट पे भी एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। तो वॉल्यूम जब कम होते हैं तो पल्स रेट ज़्यादा हो जाते हैं, और वॉल्यूम जब कम होते हैं, वॉल्यूम जब ज़्यादा होते हैं तो पल्स रेट क्या होते हैं, नॉर्मल लेवल पे यानी कि कम होते हैं। ब्लड प्रेशर भी इफ़ेक्ट करते हैं आपकी पल्स रेट पर। जब ब्लड प्रेशर लो होते हैं तो उस वक्त पल्स रेट क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर जब लो होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है सही प्रेशर के साथ आपकी आर्टरी के थ्रू सेल्स तक नहीं जा रहे हैं, एक प्रेशर के साथ, नॉर्मल प्रेशर के साथ नहीं जा रहे, यानी कि कम प्रेशर लग रहे हैं,
तो कम प्रेशर की वजह से हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो जल्दी से हार्ट ब्लड को पंप करेगा, कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन जल्दी होगा। तो लो ब्लड प्रेशर होने के बावजूद भी वो सेल्स तक ब्लड जो है वो सप्लाई होती रहती है। और पोस्चरल चेंजेस भी डिपेंड करता है, इफ़ेक्ट करता है। जब आप बिल्कुल लेटे हुए होते हैं तो उस वक्त आपकी जो पल्स रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं या सिटिंग पोजीशन पे होते हैं तो उस वक्त आपका पल्स रेट क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप उठ जाते हैं। ग्रेविटी भी डिपेंड करता है उस पर। ग्रेविटी की वजह से मतलब आपकी हेड साइड पे या आपकी जो नेक साइड होते हैं, चेस्ट साइड होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, ग्रेविटी की वजह से हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी भी डिपेंड करता है और वहाँ तक आपकी ब्लड को पहुँचने के लिए हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट होते हैं जब स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन पर ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स टू बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि पल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो कि आप ऑब्ज़र्व करते वक्त। तो नंबर ऑफ़ पल्स बीट्स इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर कितना जो बीट्स होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज मैंने पहले बताया 60 to 100 बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 60 से 100 बीट्स पर मिनट अगर हुआ तो ये आप नॉर्मल में कंसीडर करते हैं। और ब्रेडिकार्डिया किस कंडीशन में बोलते हैं, जब आपका पल्स रेट 60 बीट्स पर मिनट से बिलो आ जाए तो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया पल्स रेट जब एबोव चला जाए 110 से या 100 से एबोव चला जाए, ये भी आपकी एज पर आपकी डिपेंड करता है। तो 110 से अगर ज़्यादा चला जाए, 110 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा चला जाए तो आप उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया बोलते हैं। अब रिदम क्या चीज़ है, द रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट्स, यानी कि रिदम क्या चीज़ है, आपकी हार्ट बीट की एक रेगुलरिटी को शो कर रहा होते हैं। यानी कि एक मिनट के अंदर फर्स्ट 30 सेकेंड के अंदर फ़र्ज़ करें आपका हार्ट रेट जो है वो 30 आया और जो लास्ट 30 सेकेंड के अंदर 30 आया, तो ये एक रेगुलरिटी को शो कर रहे होते हैं। तो ये एक रिदम को शो कर रहे होते हैं। रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट्स को आप रिदम ही बोलते हैं। नॉर्मली हार्ट बीट्स आर स्पेस्ड एट इक्वल इंटरवल एंड दे आर रेगुलर। एक उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो टाइम होते हैं वो इक्वल इंटरवल होते हैं। ईच बीट्स, हर बीट्स पे वो जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो टाइम होता है वो रेगुलर होता है। When the interval varies between the beats, जब वही जो इंटरवल होते हैं, टाइम होते हैं, वो बीट्स के बीच में जब वेरी करते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इंटरवल ऑफ टाइम जब वेरी करते हैं तो उसको आप इर्रेगुलर बोलते हैं। जब फ़र्ज़ करें अगर आपका जो हार्ट रेट है वो एक मिनट के अंदर 60 तो आ रहा है, लेकिन फर्स्ट 30 सेकेंड में वो 35 आया और दूसरे 30 सेकेंड में उसका 25 आया, तो ये एक रेगुलरिटी को शो नहीं करे बल्कि एक इर्रेगुलर मैनर जो कि आप एरिथमिया बोल सकते हैं। दे आर मोस्टली काज ड्यू टू सम टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़, जो कि हार्ट की कंडीशन को लेकर वो वेरी करता है। हार्ट डिज़ीज़, कुछ हार्ट डिज़ीज़ होते हैं, मायोकार्डियल जो डिज़ीज़ होते हैं या कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हार्ट्स के से रिलेटेड जितने भी डिज़ीज़ होते हैं उनकी वजह से मोस्टली जो इर्रेगुलरिटी एरिथमिया जो है वो इसी की वजह से होते हैं। टेंशन की वजह से द डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी की जो डिग्री है उसको आप टेंशन बोलते हैं। हाई टेंशन में क्या होते हैं, व्हेन आर्टरी इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जब आर्टरी की ये कैपेसिटी लॉस होती है कि वो कंप्रेसिव और रिलैक्सेशन में उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए,
यानी कि वो सही से कंप्रेस ना हो, डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो उसमें आप क्या बोलते हैं, हाई टेंशन बोलते हैं। और लो टेंशन किस कंडीशन में बोलते हैं, जब आपका आर्टरी बिल्कुल ईजी हो, ईजीली वो कंट्रैक्ट हो, ईजीली वो रिलैक्स हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, लो टेंशन बोलते हैं। वॉल्यूम भी डिपेंड करते हैं हार्ट रेट पर। द फुलनेस ऑफ आर्टरी, इट इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड फेल्ट एट ईच हार्ट बीट पर एक क्या होते हैं, एक फोर्स आपकी ब्लड वेसल्स की आर्टरी की वॉल पर एक ब्लड फोर्स ऑफ ब्लड फील होते हैं। द वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड। वॉल्यूम आपकी सर्कुलेटिंग ब्लड की जो अमाउंट होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। कभी ज़्यादा होते हैं ब्लड की जो वॉल्यूम होते हैं, वो कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। तो मैंने पहले बताया, जब ज़्यादा होते हैं तो आपका जो हार्ट रेट होता है वो एक अपनी नॉर्मल लेवल पे होता है। लेकिन जब वॉल्यूम कम होते हैं, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाते हैं हेमरेज की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से, तो उस वक्त आपका जो हार्ट रेट है, पल्स है, वो ज़्यादा हो जाते हैं। फोर्स ऑफ हार्ट बीट एंड द स्टेट ऑफ वेसल वॉल, जो कि वेसल वॉल पर लगती है। अब हम बात करते हैं जी रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, जब भी आप अपनी रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू आप अपनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, एटमॉस्फेरिक एयर से, आप एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट से आप फ्रेश एयर को, जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, वो जब आप इनहेल करते हैं और आपके जो लंग्स के अंदर, जो आपकी सेल्स के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट पार्टिकल्स है, वो जब आप एक्सहेल करते हैं आपकी एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में, तो इन दोनों मैकेनिज़्म को आप क्या बोलते हैं, मिलाकर रिस्पायरेशन बोलते हैं। यानी कि द एक्ट ऑफ रिस्पायरिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर को आप रिस्पायरेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग इन कर रहे हैं, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट, यानी कि ब्रीथिंग इन करते वक्त आपका जो डायफ्रेम है वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने की वजह से क्या होता है, आपका जो थोरेसिक जो कैविटी होता है उसकी जो वॉल्यूम होते हैं या उसका स्पेस बढ़ जाते हैं। स्पेस बढ़ने की वजह से आपका जो लंग्स है वो फूल जाते हैं, अब उसमें ऑक्सीजन चले जाते हैं। उसके बाद जब ब्रीथिंग आउट होते हैं तो यही जो डायफ्रेम होते हैं, एक मसल्स होते हैं, इलास्टिक जो मसल्स होते हैं, जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहे होते हैं। और ये आपका रिस्पायरेशन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब ब्रीथिंग आउट होते हैं तो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं और हार्ट आपका जो लंग्स होते हैं वो स्क्वीज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट हो जाते हैं, यानी कि एक्सहेल हो जाते हैं। Respiration, medulla oblongata is the control center of respiratory system। आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का जो पूरा कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है, वो आपका कौन कर होते हैं, नर्वस सिस्टम, जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा, जिसमें एपिनेस्टिक और न्यूमोटैक्सिक होते हैं, वो आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर कितने मैकेनिज़्म होते हैं, 2 मैकेनिज़्म होते हैं। एक इंस्पायरेशन होते हैं। इंस्पायरेशन का मतलब क्या है, जब आप अपनी एटमॉस्फेरिक एयर से आप ऑक्सीजन को इनफ्लो करते हैं, आपकी लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, उसको क्या बोलते हैं आप, इंस्पायरेशन बोलते हैं। एक्सपायरेशन उसको बोलते हैं जब आप अपनी लंग्स से एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में एयर को आउटफ्लो करते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं, तो उसको आप एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब रिस्पायरेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे पहले आते हैं जी यूपनिया। यूपनिया का मतलब है जी ट्रू होते हैं। टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रिस्पायरेशन, जब आपका रिस्पायरेशन नॉर्मल हो तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, आप यूपनिया बोलते हैं। यूपनिया का टर्म आप यूज़ करते हैं, जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है।
मेडिकल टर्म्स है जो कि आप नॉर्मल रिस्पायरेशन में आप यूज़ करते हैं। जब आपका जो रिस्पायरेशन रेट आपका 10 ब्रीथ पर मिनट से भी कम हो जाए, उस कंडीशन में आप ब्रेडीपनिया बोलते हैं। जब आपका रिस्पायरेशन रेट 28 ब्रीथ पर मिनट के से भी ज़्यादा चला जाए, उस कंडीशन में आप टैकीपनिया बोलते हैं। मेनली जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, वो आपकी एज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक हेल्दी एडल्ट में 14 टू 22 ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से आपकी ब्रीथिंग होती है, यानी कि रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेटरी रेट होते हैं। तो एपनिया क्या चीज़ है? यूज्ड फॉर एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, टेम्परेरी सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग, या आपका जो रिस्पायरेशन है वो बिल्कुल एब्सेंस हो या वो टेम्परेरी सिसेशन हो, कुछ टाइम के लिए वो आपका ब्रीथिंग रुक गया हो, उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं? एपनिया बोलते हैं। डिस्पनिया क्या बोलते हैं? जब आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो, ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफ़िकल्टी हो, सांस तो ले रहे हैं लेकिन डिफ़िकल्टी हो, आप उसकी फेस से भी आप देख सकते हैं उसके अंदर उस पेशेंट में, जब उस पेशेंट को जब ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं? डिस्पनिया बोलते हैं। नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट वेरीज फ्रॉम एज टू एज, जो है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। एट बर्थ पे 30 टू 40 मिनट ब्रीथ पर मिनट होता है, क्यों जब जो ही बच्चे पैदा होता है तो उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम एक तो कम होते हैं, तो इसकी वजह से रिस्पायरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। 1 ईयर में 26 से 30 मिनट पर मिनट आ जाते हैं। एडल्ट्स में 14 टू 22 ब्रेथ पर मिनट आ जाते हैं, और ओल्ड ईयर में 12 टू 20 ब्रेथ पर मिनट। ये जो रीडिंग है आपको याद रखना है। और अब हम बात करते हैं को फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं रिस्पायरेशन पर। तो इसमें सबसे पहले सेक्स आ जाते हैं। फीमेल हैव स्लाइटली रैपिड रिस्पायरेशन एज़ कम्पेयर टू मेल्स। पहले में मैंने बताया हुआ है, एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, ब्लड वॉल्यूम कम है तो उनका जो रिस्पायरेशन है वो भी स्लाइटली रैपिड होता है। और मेल एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मेल के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते, पल्स भी एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते, और रिस्पायरेशन भी ब्लड वॉल्यूम के साथ लिंक होते हैं। एक्सरसाइज जब करते हैं तो उस वक्त आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज़ होता है, और इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी जो रिस्पायरेशन है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और मसल्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। तो इसी वजह से भी आपका जो पल्स भी और रिस्पायरेटरी रेट दोनों बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज इंक्रीज्ड। रेस्ट एंड स्लीप में क्या होता है? ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप रिस्पायरेशन रेट इज़ नॉर्मल और डिक्रीज। रेस्ट कंडीशन में आप या नॉर्मल पे होते हैं या वो डिक्रीज हो रहे होते हैं स्लीप में। इमोशंस में सडनली स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपका जो फियर होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उस वक्त आपकी जो मसल्स की जो डिमांड है उस वक्त भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से पल्स और रिस्पायरेटरी जो रेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और रिस्पायरेटरी रेट भी इमोशंस के साथ इंक्रीज़ हो जाते हैं। चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में की अंदर चेंजिंग से भी आपका जो रिस्पायरेटरी रेट है वो भी इफ़ेक्ट करता है। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो हो जाता है। जो हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस वक्त वहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही कम होते हैं, तो वहाँ पर अल्टीमेटली आपका पल्स रेट भी बढ़ जाएगा, और आपका रिस्पायरेटरी रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पर ज़्यादा होते हैं मसल्स के लिए। लेकिन उस कंडीशन में, उस इन्वायरमेंट में तो बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनहेल करते एक्सहेल करते तो आपकी जो मसल्स की डिमांड है, सेल्स की डिमांड, वो भी पूरी हो जाती है और एक बॉडी आपकी होम्योस्टेसिस लेवल पे जाते हैं. So sufficient oxygen is not absorbed by the blood, the rate of respiration is increased and increase in demand and of oxygen is fulfilled. करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल रिस्पायरेशन को अगर देखा जाए तो नॉर्मल रिस्पायरेशन को आप यूपनिया बोलते हैं. नॉर्मल ब्रीथिंग इफ़ॉर्टलेस होता है, जिसमें आपको इफ़ॉर्ट की ज़रूरत नहीं होती है. एक ऑटोमेटिक होते हैं, क्वाइट होते हैं और पेनलेस होते हैं. और नॉर्मल रिस्पायरेशन कंसिस्ट इन अ रिथमिकल, एक रिदम के बेस पर होता है. राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ चेस्ट वॉल एंड दी ऑफ दी वॉल्स ऑफ एब्डोमेन. चेस्ट वॉल और एब्डोमेन के जो वॉल है वो एक रिदम को फॉलो करते हुए वो राइजिंग और फॉलिंग होते हैं. ये आपका रिस्पायरेशन का करेक्टरिस्टिक है. अब हम बात करते हैं जी ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर जो है ये एक इज़ द प्रेशर blood exerts against the walls of the vessels in which it is contained. ब्लड प्रेशर को इजी वे में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ब्लड प्रेशर ये एक ऐसी फोर्स है, फोर्स होते हैं ब्लड अपनी वॉल्स पर, ब्लड वेसल्स पर जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के दौरान हार्ट क्या करते हैं, ब्लड को पुश आउट करते हैं आपकी आर्टरी के थ्रू. उस वक्त ब्लड आपके वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पर एक फोर्स जनरेट करते हैं, वहाँ पर एक फोर्स क्रिएट करते हैं. उसी फोर्स को आप क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं. द हायर नंबर आर सिस्टोलिक प्रेशर refers to the pressure inside the artery when the heart contracts and pumps blood through the body. अब ब्लड प्रेशर के अंदर दो रीडिंग आती है, एक आते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और एक आते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को समझना ये है कि जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट होते हैं, एक होते हैं हार्ट बीट के अंदर एक कंट्रैक्शन होते हैं और एक रिलैक्सेशन होते हैं. जब आपका हार्ट जो कि मेनली जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होते हैं वो जब कंट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त आपकी क्या होते हैं, ब्लड इनसाइड द आर्टरी में एक प्रेशर जनरेट करते हैं आपकी आर्टरी के वॉल्स पर. हार्ट जब कंट्रैक्ट होते हैं थ्रू दी बॉडी जब पंप्स करते हैं ब्लड को, उसको आप क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हमेशा ऊपर की तरफ रहते हैं. 120 पर अगर 180 अगर करें तो ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो कि ब्लड हार्ट जब कंट्रैक्ट होते हैं तो आर्टरी के अंदर एक प्रेशर लगते हैं ब्लड की वजह से, उसको आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. और जब आर्टरीज जो रिलैक्स होते हैं, हार्ट रिलैक्स होते हैं, उस वक्त भी एक प्रेशर लगते हैं, तो ये आपका डायस्टोलिक आता है, डायस्टोलिक में आते हैं. तो द लोअर नंबर और डायस्टोलिक प्रेशर रिफर्स टू द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट एंड इन फिलिंग विद ब्लड. जब ब्लड हार्ट के अंदर ब्लड फील होते हैं बॉडी के अंदर से, बॉडी के सारे पार्ट से सुपेरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जब इंटर होते हैं, उस वक्त भी एक प्रेशर लगते हैं. उस प्रेशर को आप डायस्टोलिक बोलते हैं, जो कि लो में होते हैं और हार्ट जो है रेस्ट की फॉर्म में होते हैं जिसमें ब्लड फील हो रहे होते हैं. और जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. बोथ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर रिकॉर्डेड एज मिलीमीटर मरकरी. mmHg का मतलब है जी मिलीमीटर मरकरी. जब भी आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उस वक्त आपने कौन सी यूनिट आपने वहाँ पर यूज़ करना है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी. Blood pressure is measured by sphygmomanometer along with stethoscope.
ब्लड प्रेशर आप कब कैसे मेजर करते हैं? स्फेगमो मैनोमीटर होते हैं, ये एक मीटर होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आप ब्लड प्रेशर को जब मेजर करते हैं तो उस वक्त आप यूज़ करते हैं। और स्टेथोस्कोप भी आप वहाँ साथ में यूज़ करते हैं। ब्रेकियल पल्स को आप वहाँ पर रख कर हार्ट रेट को और हार्ट की जो ब्लड प्रेशर है वो आप स्टेथोस्कोप भी वहाँ पर यूज़ करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर एन एडल्ट जो है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म है जिसमें हाइपरटेंशन आ जाते हैं और एक है जी हाइपोटेंशन। ये टर्मिनोलॉजीज़ वाइटल साइंस से रिलेटेड आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है और इनको रिमेंबर करना है। हाइपरटेंशन क्या होते हैं? जब आपका ब्लड प्रेशर 140 या 140/90 मिलीमीटर मरकरी से एबोव चले जाए। एक नॉर्मल है जी, एक नॉर्मल में 120/80 आते हैं। अब 120/80 अगर आगे मतलब एडवांस की तरफ चले जाए तो इसमें एक स्टेप आते हैं। सबसे पहले प्री हाइपरटेंशन आते, फिर स्टेज 1 आते, फिर स्टेज 2, फिर 3, इसके बाद हाइपरटेंशन आ जाते हैं। तो 140/90 से अगर एबोव चले जाए, 140/90 तक चले नॉर्मल अगर आप कंसीडर कर सकते हैं, तो 140/80 से अगर नॉर्मल चले जाए, ज़्यादा चले जाए, एबोव चले जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब प्रेशर को बोलते हैं। और हाइपोटेंशन इफ़ ब्लड प्रेशर इज़ बिलो 100/70 से अगर कम चले जाएं, कम आ जाएं मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो आप उस कंडीशन में हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आपकी ब्लड प्रेशर पर, जिसमें आपका एज आ जाते हैं। एन एडल्ट्स ब्लड प्रेशर टेंड टू इंक्रीज़ विथ एडवांसिंग एज। आपकी जो एज जब एडवांस होती जाती है तो आपकी आर्टरीज़ की जो ब्लड वेसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो पावर होते हैं वो भी कम होती है। उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती जाती है, तो वो अच्छी तरीके से का रिलैक्स नहीं हो पाते, कंप्रेसिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाते हैं। स्ट्रेस भी इफ़ेक्ट करता है। एंजाइटी, फियर, पेन, इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी जो मसल्स की, सेल्स की, बॉडी की डिमांड बढ़ा देते हैं। अब डिमांड जब बढ़ जाते हैं तो बॉडी एक होम्योस्टेसिस कंडीशन में रखना होता है, तो उसी वक्त आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ मेडिकेशन होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर पर इफ़ेक्ट करते हैं। नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, ये दोनों क्या करते हैं? आपकी ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ये दोनों पेन किलर है और ये दोनों क्या करते हैं? आपकी ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। सेक्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो मेल्स हैव स्लाइटली हायर ब्लड प्रेशर, मैंने पहले बताया, ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एक्सरसाइज इंक्रीज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को। जब एक्सरसाइज करते हैं ब्लड की मसल्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो नॉर्मल लेवल के जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, यानी कि 120/80 है या इससे भी कम है, ये नहीं हो सकते, क्योंकि मसल्स की डिमांड बढ़ जाती है एक्सरसाइज करते, तो ये अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ब्लीडिंग के दौरान आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग होने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। अब ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने वाइटल साइंस की जो मैक्सिमम जो सारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए से आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।